गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मौर्य समाज के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य जो कि एक बहुत विशाल साम्राज्य था और बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। अशोक के बाद हम कहें तो सिर्फ 50 वर्षों में ही, अशोक की मृत्यु के सिर्फ 50 वर्षों के अंदर अंदर ही वो पूरा साम्राज्य एक तरह से ख़त्म हो गया था। तो ऐसे क्या कारण रहे कि इतना विशाल साम्राज्य इतना जल्दी ही ख़त्म हो गया? तो उसके मुख्य कारणों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ, इस बारे में जानना है हमको। ठीक है, कैमरा ऑफ कर देता हूँ मैं। जी, अब ये देखिए मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक की मृत्यु के बाद आधी शताब्दी के दौरान ही मौर्य साम्राज्य का विघटन एवं पतन हो गया। हर स्थापित राजवंश का पतन अवश्य होता है। राजवंशों का उत्थान और पतन ऐतिहासिक प्रक्रिया का अंग है, लेकिन भारतीय इतिहास के विशालतम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का अंत अपेक्षाकृत द्रुत गति से एवं लगभग नाटकीय ढंग से हुआ। अशोक की मृत्यु के 30 वर्ष के अंदर ही यूनानी सेनाएं हिंदुकुश पर्वत को पार करने लगी थी। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अब वह शक्ति कहाँ चली गई जिसने सिकंदर के प्रतिनिधियों को खदेड़ दिया था और सेल्यूकस की फौजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अशोक के उत्तराधिकारियों के काल में एक के बाद एक प्रांत होने लगे और एक समय ऐसा भी आ गया कि पाटलिपुत्र और राजगृह के गर्विल्य सम्राट कलिंग और आंध्र के सामने भी घुटने टेकने लगे। तो मौर्य साम्राज्य का पतन इस तरह से हो गया, उनको इतना वो देखना पड़ा, उसका क्या कारण था उसको हम लोग आगे देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो हम बात करें मुख्य कारणों में, तो सबसे पहला जो कारण है वह है निर्बल तथा अयोग्य उत्तराधिकारी। राजतंत्री शासन प्रणाली से राज्य की सफलता एवं विफलता उसके शासक की योग्यता अथवा अयोग्यता पर निर्भर करती है। अनेक विद्वानों का मानना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद आने वाले निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी थे। अशोक का साम्राज्य उस धनुष की तरह था जिसे दुर्बल हाथ नहीं उठा सकते थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारियों में साम्राज्य के विघटन को रोकने की न तो शक्ति थी और न ही इच्छा। वहीं नीलकंठ शास्त्री के शब्दों में, जब कोई राजवंश अपना साम्राज्य स्थापित करता है तो उसकी स्थिरता और सातत्य के लिए वंश में सुयोग्य शासकों की अपेक्षा होती है। स्पष्ट है कि अशोक के पुत्रों में इतनी योग्यता नहीं थी कि उसके विशाल साम्राज्य को वे सुसंगठित रख सकते। विघटन का खतरा जो स्वयं उसके राज्याभिषेक के समय मंडरा रहा था, उसकी मृत्यु के बाद सत्य हो गया और साम्राज्य विभक्त हो गया। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात उसका एक पुत्र जौलक कश्मीर में स्वतंत्र शासक बन बैठा। बौद्ध लेखक तारानाथ के अनुसार वीरसेन ने गंधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। यद्यपि अशोक के बाद साम्राज्य के औपचारिक रूप से दो हिस्सों में बढ़ जाने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन यह अवश्य प्रतीत होता है कि कश्मीर एवं गंधार सहित पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र मौर्यों के हाथ से निकल गया था। अब हम बात करते हैं दूसरा जो कारण है, मुख्य कारण, वह है अत्यधिक केंद्रीभूत शासन। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार मौर्य शासन इतना अधिक केंद्रीभूत था कि एक योग्य शासक ही अपने व अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उसका उपयोग कर सकता था। केंद्र से ही पूरे साम्राज्य के शासन तंत्र में शक्ति का प्रसारण होता था। अतः केंद्रीय नियंत्रण के कमजोर होते ही प्रशासन स्वतः शिथिल हो जाता था, क्योंकि उसमें कोई आंतरिक स्थायित्व नहीं था। शासन के इस अतिवादी केंद्रीकरण के कारण अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों की असमान गुणवत्ता की स्थिति में
साम्राज्य का ढांचा बड़ी त्वरित गति से शिथिल हो गया। ऐसी स्थिति में साम्राज्य का विखंडन अपरिहार्य था। मौर्य साम्राज्य के पतन में तीसरा मुख्य कारण है दूरस्थ प्रांतों में दमनात्मक शासन। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का मानना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण यह था कि दूरस्थ प्रांतों के शासक बड़े ही अन्यायी थे। तक्षशिला की जनता ने बिंदुसार के काल में इसी कारण विद्रोह किया था। दिव्यावधन के अनुसार जब तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार अशोक वहां गया तो वहां की जनता ने उनसे निवेदन किया, न तो हम कुमार के विरोध हैं और न राजा बिंदुसार के, परंतु दुष्ट अमात्य हमारा अपमान करते हैं। दिव्यावधन में ही उल्लेख आता है कि सम्राट अशोक के काल में तक्षशिला में पुनः विद्रोह हुआ और इस बार भी उसका कारण दुष्ट अमात्यों का व्यवहार ही था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि दिव्यावधन बाद का ग्रंथ है, किंतु इसमें लिखी गई मंत्रियों की दुष्टता की पुष्टि अशोक के कलिंग अभिलेख से भी होती है। कलिंग अभिलेख में अशोक द्वारा अपने अधिकारियों को दी गई विशेष एवं अतिरिक्त हिदायतों से यह ध्वनित होता है कि कलिंग में अधिकारियों का कुप्रशासन व्याप्त था। दूरस्थ प्रांतों में अधिकारियों के दमनात्मक शासन के कारण डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का मानना है कि बहुत पहले से ही मौर्य साम्राज्य के दूरस्थ प्रांतों की वफादारी में कमी आ गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि अशोक ने इस कुप्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया, पर उसके सहायक अधिकारी ठीक नहीं थे। यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमोत्तर के जिन प्रांतों में बिंदुसार के समय से ही जनता दुष्ट मंत्रियों के शासन से परेशान थी, वे प्रांत सबसे पहले मौर्य साम्राज्य से अलग हुए। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के चौथे कारण की, और वह है नौकरशाही व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियां। डॉक्टर रोमिला थापर ने मौर्य प्रशासन में नौकरशाही व्यवस्था की कुछ संरचनात्मक कमजोरियों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करवाया है। उनका कहना है कि मौर्यों का प्रशासन यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से सुसंगठित था, लेकिन फिर भी उसमें एक बुनियादी कमजोरी थी, जिसके कारण उसका असफल सिद्ध होना अवसंभावित था। इस संबंध में डॉक्टर रोमिला थप्पड़ ने नौकरशाही व्यवस्था में नियुक्तियों को एक निरंकुश प्रणाली की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जिसमें महाराज्यपालों द्वारा नियुक्त स्थानीय राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार अपने अधिकारियों का चुनाव करते थे और फिर पूरे शासन तंत्र में नियुक्तियों के मामले को लेकर यही पद्धति दोहराई जाती थी। डॉक्टर थॉपर का मानना है कि एक सुयोग्य एवं सुप्रशिक्षित नौकरशाही राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भी प्रशासन को संगठित एवं गतिमान बनाए रखने में सक्षम हो सकती थी। इस संबंध में उन्होंने चीन में अधिकारियों के चयन के लिए की जाने वाली परीक्षा प्रणाली एवं भारत के ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा अधिकारियों के चयन के लिए ली जाने वाली नियमित परीक्षाओं की उपयोगिता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। अगर मौर्यों ने भी ऐसी ही प्रणाली को अपनाया होता तो उनका प्रशासनिक ढांचा इस योग्य हो सकता था कि मौर्य साम्राज्य अधिक दिनों तक जीवित रह सके। मौर्य साम्राज्य का पतन में जो पांचवा कारण मुख्य रहा है वह है बहिर्वर्ती क्षेत्रों में भौतिक ज्ञान का प्रसार। मगध साम्राज्य का विस्तार कतिपय मूलभूत भौतिक श्रेष्ठताओं पर निर्भर था। मगध साम्राज्य के विस्तार के फलस्वरूप मध्य भारत, ढक्कन तथा कलिंग में इस भौतिक ज्ञान का प्रसार होते ही गंगा घाटी, जो साम्राज्य का मर्म स्थल थी, अपनी विशेष श्रेष्ठता खो बैठी। डॉक्टर रामशरण शर्मा के अनुसार लोहे के औजारों और हथियारों का बाह्य प्रांतों में नियमित प्रयोग तथा मौर्य साम्राज्य का ह्रास और पतन साथ साथ हुआ। मगध से प्राप्त भौतिक संस्कृति के ज्ञान के आधार पर नए राजवंशों की स्थापना एवं विकास हुआ। मध्य भारत में शुंग एवं कण्व वंश, कलिंग में चेदी वंश तथा ढक्कन में सातवाहन वंश का उदय हुआ। छठा जो मुख्य कारण है वो है मौर्य अर्थव्यवस्था पर दबाव। प्रोफेसर डी कौसम्बी का मत है कि उत्तरकालीन मौर्य के समय में अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त थी, इसी कारण नए नए कर लगाए गए थे।
इस काल के आहत या पंचमार्क सिक्कों में भी मिलावट थी। प्रोफेसर DN झा के अनुसार विशाल नौकरशाही व्यवस्था, विशाल सेना के रखरखाव तथा अशोक के निःशुल्क सार्वजनिक कार्यों के फलस्वरूप शाही खजाना खाली होता जा रहा था। इन दोनों विद्वानों के मत को पुष्ट करने वाले ठोस प्रमाण नहीं मिलते, बल्कि दूसरी ओर विदेशी वृत्तांत तथा समकालीन भौतिक अवशेष अर्थव्यवस्था की विकासमान स्थिति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण रहा है वह है अशोक का उत्तरदायित्व। अशोक की नीतियों को भी कुछ विद्वानों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी माना है। इस संबंध में अशोक की आलोचना दो आधारों पर की गई है। पहला, अशोक की नीतियों ने ब्राह्मणों असंतोष को जन्म दिया तथा दूसरा, अशोक की धम्म नीति ने मौर्य साम्राज्य को सैनिक दृष्टि से शिथिल बना दिया। इन दोनों का मैं यहाँ पे विवेचन करना चाहूँगा। जैसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्राह्मण असंतोष की। पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति ने मौर्य साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया और अंत में ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र सोंग ने मौर्य शासन का उन्मूलन कर दिया। लेकिन डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी इस मत का सबल खंडन किया है और सिद्ध किया है कि अशोक की धार्मिक नीति में ब्राह्मण वर्ग का कोई विरोध नहीं था। फिर हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ब्राह्मणों ने संगठित होकर अशोक की नीति के विरुद्ध कोई विद्रोह किया हो। इस संबंध में रोमिला थापर ने भी कहा है कि अशोक की साम्राज्य नीति न तो विशिष्ट रूप से बौद्ध समर्थक थी और न ब्राह्मण विरोधी ही थी। बात करते हैं सैनिक शिथिलता। कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने, साम्राज्य की शक्ति को धम्म विजय पर केंद्रित करने व अहिंसात्मक नीति का पालन करने से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इन विद्वानों का विचार है कि अशोक की शांतिवादी नीति ने मौर्य सेना को अनभ्यस्त और वह दुर्बल और जनता की सैनिक प्रवृत्ति को शिथिल कर दिया। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार धम्म विजय की नीति अपनाने का परिणाम आध्यात्मिक दृष्टि से शानदार होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से विनाशकारी प्रमाणित हुआ। डॉक्टर रायचौधरी के शब्दों में साम्राज्यवादी मगध की सैनिक शक्ति कलिंग में अंतिम शोर के पश्चात अदृश्य हो गई थी। लेकिन मौर्यकालीन साक्ष्यों का यदि सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो उपयुक्त विचार की पुष्टि नहीं होती। जैसा डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है कि इसका कोई प्रमाण नहीं कि अशोक ने सैन्य शक्ति को घटाया अथवा साम्राज्य की रक्षा व्यवस्था को कमजोर किया। यदि अशोक ने पूर्णतः अहिंसक नीति को अपनाया होता तो वह पशुओं का वध पूर्णतः बंद कर देता तथा मृत्युदंड की प्रथा को भी समाप्त करा देता, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अपने 13वें शिलालेख में अशोक आठविक जातियों को चेतावनी देते हुए कहता है कि यदि वे अपराध करना बंद नहीं करेंगे तो कलिंग को जीतने वाली सेना उनका भी नाश कर देगी। रोमिला थापर के अनुसार अशोक की अहिंसा ऐसी अवास्तविकतावादी नहीं थी और न ही उसके राज विज्ञप्तियों में यह ध्वनित होता है कि उसने सेना को कमज़ोर बना दिया था। डॉक्टर RC मजूमदार के शब्दों में मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की नीतियों की अनुपस्थिति में भी शीघ्र अथवा देर में निश्चित ही था। उपयुक्त विवेचन से हम ये देखते हैं कि ये सारे मुख्य कारण थे जिससे इतना विशाल मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ।